डियर फ्रेंड्स, इस ऑडियो और वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के कुल 72 प्रश्नों पर, जिनके जिनके न केवल मैं उत्तर बताऊंगा बल्कि उनकी व्याख्या भी प्रस्तुत करूंगा। तो पहला चैप्टर इसके अंतर्गत आता है भारतीय संविधान की उद्देशिका, विशेषताएं एवं नागरिकता। पहला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर या निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। 4 शब्द दिए गए हैं: समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। कहा गया है सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे प्रेम्बल से लिया गया है। अब प्रेम्बल में जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज की गई है। इसके अकॉर्डिंग ए ऑप्शन ठीक होगा। 3, 1, 4, 2। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 सही है। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि भारतीय संसद किसी नए राज्य का सृजन कर सकती है। अगला क्वेश्चन, कहा गया है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ऑप्शन के कॉम्बिनेशंस को मैच करना है। इसमें पहला समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, ये इन शब्दों को जोड़ा गया है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। अब समाजवादी का आशय क्या है। समाजवादी का आशय है कि भारत में जो हमारे प्रेम्बल में दिया गया है, ये प्रस्तावना में जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है कि भारत के लोग अपनी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को प्राप्त करेंगे और इसके लिए राज्य समान रूप से उनके लिए जो है प्रावधान करेगी। वहीं दूसरी तरफ पंथनिरपेक्षता से आशय यह है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन राज्य सभी अल्पसंख्यक हों चाहे बहुसंख्यक हों, उनके मामलों में जो है आवश्यक सहायता प्रदान करेगी, लेकिन राज्य का निजी स्वरूप में कोई धर्म नहीं होगा, क्योंकि राज्य को धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। इसमें पहला ऑप्शन है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। दूसरा ऑप्शन है भारत में संसदीय शासन नहीं है। तीसरा ऑप्शन है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। चौथा ऑप्शन है भारत राज्यों का संघ है। अब ये इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो चौथा ऑप्शन सही है और उसके बाद पहला ऑप्शन भी सही है, लेकिन यहाँ पर उस बिंदु को आइडेंटिफाई करना है कि गणतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन, यानी कि गण का मतलब है लोग यानी पीपल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये स्पष्ट रूप से बताता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, तो इसी को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए और इसी को उत्तर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कहा गया भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है, यानी कि जो भारतीय, इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि भारतीय संविधान के जो प्रमुख लक्ष्य क्या हैं जो सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित किए गए हैं। पहला सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। दूसरा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा अवसर की समता। चौथा है व्यक्ति की प्रतिष्ठा।
अब ये सारे जो बिंदु लिए गए हैं अलग अलग पॉइंट में तोड़ दिया गया है, ये सारे बिंदु प्रियम्बल से उठाए गए हैं, प्रस्तावना से लिए गए हैं। ऐसे में विकल्प डी ठीक होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 6, लौकिक सार्वभौमिकता यानी कि जो एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिवर्सल करेक्टर का रखा गया है, क्योंकि जो संविधान है वो लोगों के लिए है। यानी कि एक प्रश्न ये भी कभी आ जाए कि भारत का संविधान किसको केंद्र में रखकर बनाया गया है, तो वहाँ प्रश्न का जवाब होगा भारत के लोगों को, यानी व्यक्ति पर फोकस किया गया है, हम भारत के लोग शब्द पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा गया समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में संविधान के अंग नहीं थे। समाजवादी पंथ निरपेक्ष, जाहिर सी बात है। दूसरा, उक्त शब्द 1977 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, ये गलत है। उक्त शब्द 1985 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, गलत है। अगला, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना का अंग ही नहीं है, ये तीनों गलत है, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य क्या हैं या उद्देश्य हैं। इसका अर्थ है, कल्याणकारी राज्य का अर्थ है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। हमारे संविधान में भी इस शब्द को बहुत महत्व दिया गया है, और देखा जाए तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कल्याणकारी राज्य की संकल्पना पर ही आधारित है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को बहुत महत्व दिया गया है हमारे संविधान में। अगला, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दिए गए कोट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन में दिया गया है, पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। दूसरा पॉइंट है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तीसरा ऑप्शन, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। चौथा ऑप्शन, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। पहले ऑप्शन पर बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव को, उद्देश्य प्रस्ताव को जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था 1829-30 में, उसको ही उद्देशिका बनाया गया, ये बात सही है। दूसरा, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यानी कि राज्य पर भारित है, राज्य उनको लागू करेगा, लेकिन इसके लिए कोर्ट नहीं जाया जा सकता। तीसरा, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये ऑप्शन गलत है। इसका संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 47 में जोड़ी गई चीज़ें, अनुच्छेद 51 में चीज़ें जोड़ी गई हैं, अनुच्छेद जो है काफ़ी और आर्टिकल्स में चीज़ों को जोड़ा गया है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी सही है। अगला है, भारतीय गणराज्य की 26/11/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब भारतीय संविधान लागू किया गया था। पहला पॉइंट, लोकतंत्रात्मक एवं गणराज्य शब्द। दूसरा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तीसरा ऑप्शन है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चौथा ऑप्शन है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका सी ऑप्शन सही है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य।
11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। दूसरा ऑप्शन, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। पहले ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन सी सही है, लेकिन सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, ये गलत बात है। हमारे संविधान में इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी पर बहुत ध्यान दिया गया है। अनुच्छेद 14, 15 या इवन फंडामेंटल राइट्स और DPSP और अन्य प्रावधानों में ये चीज़ परिलक्षित होती है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। ऐसा नहीं है, देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान नहीं थी, बल्कि समाज में असमान वितरण था चीज़ों का, यह सामाजिक व्यवस्था का, वर्ण व्यवस्था कायम थी। अगला ऑप्शन है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, यानी अंतर्निहित है। ये ऑप्शन सबसे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। इसमें कहा गया है धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। ऑप्शन ले लेते हैं। भारत में अनेक धर्म हैं। दूसरा, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। तीसरा, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। चौथा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो सभी ऑप्शन अपने आप में सही हैं, लेकिन वैधानिक व्याख्या ऑप्शन डी करता है, क्योंकि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो अखंडता शामिल नहीं था। अखंडता को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण शब्द कहीं भी हमारे संविधान की उद्देशिका में परिलक्षित नहीं होता है। जबकि 42वें संविधान संशोधन के बाद समाजवादी, प्रभुता संपन्न और पंथ निरपेक्ष शब्द देखे जाते हैं। अगला प्रश्न, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? इसे बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में तय किया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। अगला प्रश्न, जबकि इसी प्रश्न की और व्याख्या कर देता हूँ। जबकि इन बेरीबारी मामले में ये कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16। तो भारतीय संविधान की विशेषता संसदात्मक सरकार है, जो हमने ब्रिटेन से ग्रहण की। स्वतंत्र न्यायपालिका है, जो अमेरिका से ग्रहण की गई है। संघात्मक सरकार का प्रावधान है, जो कनाडा से प्रभावित है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या सरकार का प्रावधान भारत में नहीं है, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक सरकार का प्रावधान अमेरिकी संविधान में है। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? 4 ऑप्शन दिए गए, ध्वज, राजधानी, शासनाध्यक्ष और संप्रभुता। तो अगर राज्य के 4 स्तंभ हैं, तो इन 4 स्तंभों में संप्रभुता महत्वपूर्ण है। संप्रभुता, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार, 4 तत्व हैं, उसमें संप्रभुता एक तत्व है। 18वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है?
तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का प्रावधान है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। लेकिन ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद से सही है, ऑप्शन डी सही माना जाएगा। उन्नीस नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारत को धर्मनिरपेक्ष वाले राज्य वर्णित करता है। तो धर्मनिरपेक्षता का जो प्रावधान है, मौलिक अधिकारों में, नवीन सूची में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं बल्कि प्रस्तावना में दिखता है, क्योंकि यहीं पर पंथ निरपेक्षता की प्रत्यक्ष रूप से व्याख्या या स्पष्ट प्रस्तुतिकरण किया गया है। मौलिक अधिकारों के बारे में बता देते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 35 तक दिए गए हैं, संविधान के भाग 3 में। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। और नवीं अनुसूची में उन विषयों को शामिल किया जाता है जिनमें आवश्यकता न होने पर, अति आवश्यकता न होने पर संशोधन नहीं किया जा सकता या उनके संदर्भ में न्यायालय नहीं जाया जा सकता। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। क्वेश्चन नंबर 20, पहला ऑप्शन है, मूल अधिकारों के अध्याय में प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई, मूल अधिकारों के अध्याय में। दूसरा ऑप्शन है डीपीएसपी के अध्याय में। तीसरा, मूल अधिकार डीपीएसपी एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी सही है। इस वजह से कि प्रस्तावना में जो आदर्श हैं कि हम देश की अखंडता, देश में लोकतांत्रिक गणराज्य, देश में राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने की बात करेंगे, तो मूल कर्तव्यों में राज्य के लोगों के लिए जिम्मेदारी दी गई है कि कुछ काम जो है लोग देश के लिए या अपने राष्ट्र के लिए स्वयं करेंगे। डीपीएसपी में राज्य के लिए वही चीज़ें दी गई हैं कि राज्य लोक कल्याण के लिए कानून बनाएगा, योजनाएं चलाएगा और लोगों की रक्षा, सुरक्षा, जेंडर इक्वलिटी, पर्यावरण इत्यादि की पर काम करेगा। वहीं मूल अधिकार राज्य पर प्रभावी हैं, यानी कि इनके लिए न्यायालय जाया जा सकता है यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार बाधित होते हैं या नहीं मिलते हैं तो। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? तो हमारे यहाँ पर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता कही गई है। तो इसमें डी ऑप्शन नहीं आता है। और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो वही रिपीटेड क्वेश्चन है, समाजवादी, अखंडता, पंथनिरपेक्ष। ऑप्शन सही होगा ए। अगला क्वेश्चन
भारतीय संविधान में दिया गया आमुख है या क्या दिया गया है? तो इसमें न्यायालय मतलब जो संविधान है न्यायालय में लागू नहीं है। दूसरा, ये संविधान में दिया गया आमुख महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है। तीसरा, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो इस तरीके से इसके सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। सभी व्यक्ति पूर्ण रूप से समान रूप से मानव हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता के सिद्धांत के अंतर्गत। अगला, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का विचार भारतीय संविधान में रूस से ग्रहण किया गया है। मूल अधिकार अमेरिका से, ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली को ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो किस देश से ये बातें ली गई हैं? तो ये सारी बातें आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? ये भारत की देन है। अगला प्रश्न, जब संसद सत्र चल रहा होता है तब शून्यकाल का प्रावधान किया गया। 12 से 1 बजे का समय शून्यकाल का होता है। अगला प्रश्न है, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीतिगत तत्वों के निर्माण में योगदान करता है। आयरलैंड से लिए गए हैं ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय प्रसंग और अमेरिकी प्रसंग में समान रूप से देखा जाता है? तो भारत में यहाँ एकल नागरिकता है, वहीं अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। न्यायपालिका की द्वैधता का प्रावधान है, वहाँ एकल न्यायपालिका है। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है, संविधान के निर्वाचन के लिए परसंघीय उच्चतम न्यायालय है। निर्वाचन के लिए परसंघीय उच्चतम न्यायालय है। बिल्कुल सही, ये विकल्प सही है। 31 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के इसमें जो है मिलान करना है इस प्रश्न में। तो डीपीएसपी आयरलैंड से, पहले का तीसरा सही। मूल अधिकार अमेरिका से, पहले का तीसरा। उसके बाद समवर्ती सूची, दिया गया है। भारत राज्यों का संघ है। यानी कि पांचवा और ये पांचवा कट गया। दूसरा ऑप्शन मैच करेगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। तीसरा ऑप्शन संघ राज्य संबंधों में समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया। और डी ऑप्शन है भारत राज्यों का संघ है। डी का दूसरा ऑप्शन है, कनाडा से लिया गया।
अगले क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। इसमें कहा गया समवर्ती सूची का संकल्प कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ऊपर के प्रश्न में ही देखा गया कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, जिसमें कहा गया है नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सूची 1 सूची को 2 को सम्मिलित कीजिए। तो पहले का दूसरा सही है। विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ग्रहण की गई है। सी नंबर, सॉरी, सी को मिलाना है चौथे से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, कनाडा से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है। 34 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा गया है, इसमें भी मैच कराना है। पहले का दूसरा, डी का तीसरा, तो एलिमिनेशन मेथड भी यहाँ देखिए, डी का तीसरा मैच कर गया, यानी कि सी ऑप्शन होगा, ये विकल्प लगेगा। एलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आपको एक भी पता है तो उससे लग जाते हैं। लोकहित मुकदमे यानी पब्लिक इंटरेस्ट की संकल्पना ये ली गई है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। अगला क्वेश्चन जो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था की बात करता है, ये ऑप्शन सी इसमें सही है, अमेरिका और भारत में लागू है। अगले उस पे आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। दूसरा ऑप्शन है भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। तीसरा ऑप्शन फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता द्वारा की जाती है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ये सबसे उपयुक्त विकल्प है इन सभी विकल्पों में, क्योंकि वहाँ एक फेडरल स्ट्रक्चर की गवर्नमेंट है। भारत में सरकार के संघीय एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, तो अर्ध संघीय शब्द को जो है प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, इसमें कहा गया है कि संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। चूँकि वास्तविक नाम मात्र की कार्यपालिका दोनों जगह है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली दोनों जगह है, द्विसदनीय विधायिका दोनों जगह है। ये व्यवस्था सिर्फ अमेरिका और भारत में है। अगला 39 नंबर क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था मैंने पहले ही बताया कनाडा से ली गई। न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है?
अमेरिका से रिपीटेड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? सत्तावादी सरकार, यानी कि अधिनायकवादी जो सरकार है वो नहीं है। प्रत्येक सरकार 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, उसके बाद जनता पुनः चुनाव करती है। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान बृहद होने का क्या कारण है? इसमें अनेक संविधानों का अनुभव समाविष्ट है, बात ठीक है। इसमें विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान है, सही है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, ठीक। चौथी बात कही गई है, यह संघ तथा राज्यों का संविधान है, इसलिए चूंकि भाग 5 में विस्तृत व्याख्या है संघ की और भाग 6 में विस्तृत व्याख्या है राज्यों की। और अब तो नवी जो 11वीं और 12वीं अनुसूची या जो 73वां संविधान संशोधन को जो ऐड किया गया है उसके माध्यम से अब पंचायती राज प्रणाली को नगरीय एवं स्थानीय स्तर पर लागू किया गया है, तो संविधान को ये और विस्तृत करता है। 43 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद ग्रेविनिल ऑस्टिन ने कहा था। बहुत क्वेश्चन पूछते हैं ये। भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता, ये भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, इसमें कहा गया है यह एक लोक कल्याणकारी गणतंत्र है, सही बात है। दूसरा, इसमें संस्थात्मक रूप की सरकार है, सही बात है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ठीक बात है। यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है, यह विकल्प गलत है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यहाँ पर जो विकल्प डी दिया गया है वो बिल्कुल सही नहीं है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय पद्धति की सरकार होगी। भाई संघीय भारत में संघीय नीति लागू होती है, संसदीय पद्धति की सरकार है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत है, लेकिन राष्ट्रीय पद्धति की सरकार नहीं है, चूँकि कि संघ और राज्य दोनों का प्रावधान किया गया है। 47 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? यानी केंद्र और राज्य दोनों की बात कही गई है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों में शक्तियों का वितरण है। 48 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक है, ये विकल्प भी सही है, इसलिए स्पष्ट व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही है, स्पष्ट व्याख्या करता है। 49 नंबर क्वेश्चन, भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर के लिए कौन सा बिंदु है? तो न्यायिक समीक्षा की बात करी गई है, यानी भारत में यदि कोई कानून बनता है तो उसकी न्यायिक पुनरावृत्ति या न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अमेरिका में भी ऐसा किया जा सकता है। 50 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि पंचशील सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? पहला पॉइंट, गुटनिरपेक्षता पंचशील सिद्धांत का अंग नहीं है, उसमें 5 सिद्धांत दिए गए हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो सबसे पहले लिखित संविधान है दुनिया का वह है अमेरिका का, ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है।
52 नंबर क्वेश्चन, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। सही बात है। दूसरा, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। ये विकल्प गलत है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन, संविधानेतर सरकार का क्या अर्थ है? इसका यह मतलब है, यानी कि संविधान से अलग जो अधिकार हैं उनका क्या अर्थ है? तो इसका ये मतलब है, पहला ऑप्शन लेते हैं, वह शक्ति जो राज्य की सीमा का अतिक्रमण कर देती है। गलत। दूसरा, वह शक्ति जिसे संविधान के अंतर्गत असाधारण शक्ति प्राप्त हो। गलत। तीसरा ऑप्शन लेते हैं, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। यही विकल्प सही है। और वह अधिकार जिसमें आपातकाल की घोषणा होने पर राज्य की समस्त शक्ति निहित हो। गलत। 54 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रत्न हैं। सही बात है। जो लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, यानी विकल्प ए और विकल्प 2 दोनों सही है। 55 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय संविधान कैसा है? तो क्लियर है, विशेषता में ही अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कोट से उत्तर का चयन कीजिए। पहला कोट है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। ठीक है। दूसरा, यानी कि केंद्र राज्य दोनों का प्रावधान है। उसमें एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना है। सही बात है। केंद्र की तरफ एकात्मकता है, केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कहा है केसी वेयर ने। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है। यहाँ प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र इस बात पर नहीं था कि संविधान लिखित है, ये बात ठीक नहीं है, स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। यहाँ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। जनता को सरकार चुनने या बदलने का अधिकार है, ये सबसे उपयुक्त विकल्प है। अगला, कौन सा एक अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का जो आधारभूत तत्व है वह है एकल कार्यपालिका का प्रावधान, जबकि भारत में हाई कोर्ट्स भी हैं और सुप्रीम कोर्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? पहला, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च है। सही बात है। दूसरा, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में होती है। सही बात है। तीसरा, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक व्यक्ति में होती है। गलत। ये ऐसे विकल्प वंशानुगत शासन में होते हैं। इसलिए विकल्प सी गलत है। 61 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित की गई? ब्रिटेन में। लेकिन भारत की संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन से ग्रहण जरूर किया गया है, लेकिन कुछ अंतर हैं। जैसे हमारे उनके यहाँ पर उच्च सदन की सर्वोच्चता है, हमारे निम्न सदन की सर्वोच्चता है। हमारे यहाँ पर राजा नहीं होता है, उनके यहाँ पर राजा होता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, किसने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो ये कहा है केसी वेयर ने, भी क्वेश्चन ऊपर आ चुका है। 63 नंबर क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है?
जनता के हाथ में सारी शक्तियां हैं। जनता ही किसी दल, जो राजनीतिक पार्टी बनती है, उसके विचारों को ग्रहण करती है या उसके विचारों से ही पार्टी बनती है, जैसा सेंटिमेंट्स होता है। दूसरा यह है कि सरकार को चुनने का अधिकार अंततः जनता को है और यही लोकतंत्र की मूल आत्मा भी है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में डैश नंबर 1 न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तीनों स्वतंत्र हैं, पहला विकल्प गलत। अगला विकल्प कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, गलत। कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, गलत। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, सही। क्योंकि जो विधायिका है मूलतः उसी में से कार्यपालक निकल कर आते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सही बात। भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है, सही बात है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, सही है। भारत में कल्याणकारी राज्य है, सही है। इस तरह से डी ऑप्शन सही है। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के उनके निर्माण क्रम के अनुसार बताना है। तो इसका 4, 2, 1, 3 विकल्प ठीक है। 4, 2, 1, 3 विकल्प को सही माना गया है। अगला, 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ थे? 67 नंबर क्वेश्चन, 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश थे। 68 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है भारत में संघ राज्यों का शासन होता है। संघ राज्यों का शासन होता है, पहला राष्ट्रपति द्वारा, दूसरा उपराज्यपाल द्वारा, तीसरा गृह मंत्री द्वारा, चौथा प्रशासक द्वारा। तो राष्ट्रपति द्वारा होता है। अगला, निम्नलिखित राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ, उन्हें उनके गठन के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है।